हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। गाइस, हमने आपको एक टेस्ट पीडीएफ के फॉर्म में आपके व्हाट्सएप में आपको सेंड किया था, जिसमें हमने आपसे पूछे थे कुछ क्वेश्चंस, जिसके बेसिस पे हमने विनर को भी अनाउंस किया था। तो अब हम एक बार उन 10 क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिन भी बच्चों को अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी तो यहाँ से उनका उस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। और जिन बच्चों के सारे आंसर ठीक थे उनके लिए बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ और आपने उस टेस्ट को इतने अच्छे से अटेम्प्ट किया। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के किस तरीके से हम एलिमिनेशन का यूज करते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और कैसे हम जो सही हमारा आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा, उसे डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था कि सीमा एक लड़की है जो हर एक लेसन को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना नाम की एक लड़की है जिसे सीखने में जो है थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये डेवलपमेंट के कौन से प्रिंसिपल को दर्शाता है? पहला ऑप्शन आपके लिए दिया गया था कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता। दूसरा ऑप्शन था आपके लिए जनरल टू स्पेसिफिक यानी कि सामान्य से विशिष्ट। तीसरा था आपके लिए इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत अंतर। एंड लास्ट था इंटर रिलेशनशिप यानी कि जब आपस में सारे डोमेन्स हमारे रिलेटेड होते हैं। तो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है कि एक बच्चा है, यहाँ पे दो बच्चों की बात हो रही है। एक बच्चा जो कि जल्दी चीजों को सीख लेता है, लेकिन दूसरा बच्चा है जिसको थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में। तो यहाँ पे हम क्या बात करें, दो बच्चों की बात करें अलग अलग, जहाँ पे दोनों बच्चों के सीखने में थोड़ा सा अंतर है यानी कि डिफरेंस है दोनों के सीखने में। तो यहाँ पे अब देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा सही। सबसे पहले बच्चों, आपको हमेशा क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। उसके बाद आपको ऑप्शंस को देखना है उसके बेसिस पे कि क्या आपने जो कॉन्सेप्ट समझा उससे रिलेटेड कोई आंसर आपके ऑप्शन में है। तो चलिए, ऑप्शन है पहला कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी तो ऑप्शन होना नहीं चाहिए क्योंकि हम कंटिन्यूटी की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा इन्होंने बोला है जनरल टू स्पेसिफिक यानी कि जब बच्चा सामान्य से लेके विशिष्ट की तरफ जाता है, यानी कि कॉन्सेप्ट पहले बच्चा जो है जनरली सीखता है, फिर अलग अलग जगह उनको यूज करता है। ऐसा तो कुछ क्वेश्चन में हमसे पूछा ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पूछा है इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि हर एक बच्चा अलग होता है। हाँ, ये हमारा आंसर बन सकता है क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट यही बना है क्वेश्चन से। ऑप्शन डी है यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप कि हर एक डेवलपमेंट के डोमेन में जो है एक रिश्ता होता है, जुड़े होते हैं आपस से। अब यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं पूछा हुआ है हमसे, तो यानी आंसर हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि व्यक्तिगत अंतर। क्लियर है यहाँ से? आई होप सो सबका आंसर ये सही होगा क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया जा चुका है। इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डेवलपमेंट कहाँ से, विकास कहाँ से शुरू होता है। पहला ऑप्शन था प्रीनेटल यानी कि पूर्व प्रसव से शुरू होता है। इन्फेंसी यानी बचपन, यानी कि जब बच्चा 0 से लेके 2 साल तक होता है। अगला ऑप्शन था आपके लिए प्री चाइल्डहुड और दूसरा था आपके लिए लेटर चाइल्डहुड। तो आपको बताना है डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है। तो जिन बच्चों ने क्लास ध्यान से समझी है, मैंने उनको बताया था कि डेवलपमेंट जो है बच्चे के गर्भ में होने से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि गर्भ में भी उसका विकास होता है। पहले बच्चा जो है एक भ्रूण के रूप में होता है, जब धीरे धीरे आगे जाके उसका डेवलपमेंट होता है, फीटस से लेके वो बेबी के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यानी कि उसका विकास कहाँ से शुरू हो गया? प्रसव से पूर्व अवस्था में ही शुरू हो गया। तो यहाँ पे आपका बच्चों कौन सा आंसर है जो ठीक होगा? वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि प्री नेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, ये ऑप्शन भी आपका क्लियर है यहाँ से। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि आप बताओ कि जो मैंने आपको तथ्य यानी कि आपको जो मैंने फैक्ट्स दिए हैं उनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक यानी कि ग्रोथ के प्रतिनिधित्व को दर्शाता नहीं है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है
कि आप इसको माप सकते हैं, यानी इसको मात्रा में मेजर किया जा सकता है। दूसरा है कि इसको माप नहीं सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। ऑप्शन सी है कि ये लाइफ लॉन्ग नहीं चलता है प्रोसेस। और ऑप्शन डी है कि इसके अंदर सिर्फ हमारी जो शारीरिक यानी कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो ही आते हैं। तो अब आप ध्यान से हर एक ऑप्शन को समझना कि क्या ये ऑप्शन सही है इसके हिसाब से, क्योंकि हमें इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो हम चारों के थ्रू जाएंगे कि कौन सा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है और कौन सा नहीं पढ़ा है इससे रिलेटेड। तो पहला ऑप्शन आपसे पूछा गया कि ये एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है, यानी कि आप इसको मात्रा यानी कि माप सकते हैं। हाँ, ग्रोथ को हम माप सकते हैं क्योंकि हाइट को भी तो मेजर कर सकते हैं, हम वेट को मेजर कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए तो ठीक है, मतलब कि इसको हम कर सकते हैं, यानी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन बी आपसे पूछा गया कि आप इसको माप नहीं सकते। अब ऐसा तो नहीं है, हम तो उसे माप सकते हैं, ग्रोथ को इजीली मेजर कर सकते हैं, तो यानी ये हमारा आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि 2 या 3 ऑप्शन भी आपके सही आंसर हो सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बोला है कि ये लाइफ लॉन्ग नहीं चलता, सही बोला इन्होंने। ग्रोथ जो है एक टाइम पे आके रुक जाती है, एक एज पे आके रुक जाती है, तो यानी ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इसके बाद ऑप्शन डी है कि इसके अंदर सिर्फ हमारी शारीरिक विशेषताएं यानी कि जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है सिर्फ वही आते हैं। हाँ, सही है, ग्रोथ के अंदर जो है फिजिकल एट्रीब्यूट्स आते हैं और डेवलपमेंट के अंदर सारी चीजें आ सकती हैं। तो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा गया है कि वो कौन सी स्टेज है जब बच्चा अपने पीयर ग्रुप यानी कि समूह का एक सदस्य एक्टिव मेंबर बन जाता है। पहला ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि शीघ्र बचपन, दूसरा है इन्फेंसी, तीसरा है एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था, और अगला है आपके लिए अडल्टहुड यानी कि वयस्कता। अब आप देखेंगे इनमें से अर्ली चाइल्डहुड में तो उनका दोस्तों में इतना ज्यादा एक्टिव मेंबर नहीं बनते हैं, वो ज्यादातर परिवार की बातें मानते हैं। इन्फेंसी की बात करेंगे जब बच्चा 0 से 2 साल तक का होता है, जब बच्चा तो सिर्फ माँ के और परिवार के पास रहता है, तो वह ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसके बाद एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, हाँ इस टाइम तो बहुत ज्यादा दोस्तों की बात मानते हैं, तो ये आंसर हो सकता है। इसके बाद है अडल्टहुड। अडल्टहुड में आके बच्चों को थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है, थोड़ी बहुत उनका माइंड सेट हो जाता है करियर से रिलेटेड, तो यानी कि आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। अगर यहाँ पे बच्चों आपको लेटर चाइल्डहुड भी दिया होता तो आपका आंसर लेटर चाइल्डहुड होता, क्योंकि लेटर चाइल्डहुड एज को ही गैंग एज बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए आपका आंसर होगा एडोलेसेंस, क्योंकि एडोलेसेंस में भी वो बहुत ज़्यादा अपने समूह के बीच में रहकर काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ से आपको। इसके बाद क्वेश्चन 5 आपसे पूछा गया कि वाइगोत्स्की ने जो सोशल कल्चरल यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था उसके बेसिस पे कौन सी बात सही है। क्या उसने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बताया था? नहीं, उसने तो नहीं बताया था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्या उन्होंने रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में बताया था कि बच्चे भी टीचर को सिखा सकते हैं और टीचर भी बच्चे से सीख सकते हैं समाज में रहकर? हाँ, हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो ये आंसर हो सकता है। और ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि कल्चर जो है सांस्कृतिक और संज्ञानात्मक इनके बीच में होता है। ये मतलब हमने कल्चर के बारे में तो सीखा था, लेकिन ये नहीं सीखा था कि कल्चर एक अकेला वजह होता है। इसमें बच्चों इसका मतलब है न्यूट्रल, यानी कि कल्चर सिर्फ एक अकेली वजह है बच्चों के डेवलपमेंट की नहीं। यहाँ पे उसने 3 वजह बताई थी, पहली थी सोशल, एक थी लैंग्वेज और एक थी कल्चर। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कल्चर को देख के, कल्चर एक अकेला वजह नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसके बाद इनसाइट लर्निंग के बारे में भी इन्होंने नहीं बताया था, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन सी है आपका कि जब बच्चा अपने सेंसेस का यानी कि अपने आँख, कान, हाथों का यूज करके सोचे तो वो कौन सी अवस्था में आता है। सबसे पहले सेंसेस के
यूज करके बच्चा जब डेवलप होता है, तो ये थ्योरी किसने दी थी हमें? ये थ्योरी दी थी हमें पियाजे ने। तो हम पियाजे ने जो स्टेजेस बताई उसके हिसाब से सोचेंगे। पहला ऑप्शन है कंक्रीट ऑपरेशनल, यानी कि ठोस परिचालन। नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा सामने चीजों को देखकर सीखता है, हाथों में चीजों को लेकर सीखता है, जो उसे चीजें दिख रही हैं। दूसरा है प्री ऑपरेशनल, नहीं, यहाँ पे भी बच्चे की और ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी होती है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। सी ऑप्शन है सेंसरी मोटर। हाँ, सेंसरी मोटर में आपको पढ़ाया गया था कि बच्चा जो है वो सेंसेस का यूज करके, रिफ्लेक्सिस का यूज करके सीखता है, तो ये आंसर आपका हो सकता है। इसके बाद ऑप्शन डी है फॉर्मल। नहीं, फॉर्मल भी आपका आंसर नहीं होगा, तो आपका आंसर यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि बताओ कोलबर्ग ने जो थ्योरी दी थी उसका सबसे मेजर ड्रॉबैक क्या है, उसकी सबसे प्रमुख आलोचना क्या है। सबसे पहला है कि इन्होंने एम्पेरिकल बेसिस के बिना थ्योरी दे दी थी अपनी, यानी कि किसी भी आधार के बिना। ऐसा नहीं है, उन्होंने किसी ना किसी आधार पे, किसी ना किसी बेसिस पे, किसी वजह से इन्होंने थ्योरी बनाई थी, बिना मतलब थ्योरी को बनाया नहीं गया था, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने बोला कि मॉरल रीजनिंग की वजह से डेवलपमेंट होता है, ये इनका क्रिटिसिज्म नहीं था, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसके बाद इन्होंने बोला कि कोलबर्ग ने औरतों के जो है मॉरल जजमेंट को इंक्लूड नहीं किया था। हाँ, ये आंसर सही है। मैंने आपको बताया था कि इस थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आदमियों के सोचने की क्षमता को अपनी थ्योरी में इंक्लूड किया था, औरतों की सोचना की क्षमता को इंक्लूड नहीं किया था। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर डी है कि जो स्कार्फ फोल्डिंग, यानी कि जो गाइडेंस, जो मचान आप बच्चों को देते हैं, वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि कितनी हेल्प बच्चे को हमें देनी चाहिए। ऑप्शन ए है कि टीचर का मूड कैसा है। कोई भी चीज टीचर के मूड पे डिपेंड नहीं करती है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। दूसरा रिवॉर्ड हम सोचते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है बच्चों के लेवल के हिसाब से, यानी प्रदर्शन के हिसाब से। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि हमने स्कार्फ फोल्डिंग में क्या पढ़ा था कि हम बच्चे को गाइडेंस यानी कि हेल्प सिर्फ जब ही तक देते हैं जब तक बच्चा खुद से उस चीज को करने में सक्षम ना हो जाए। तो यानी जब तक बच्चे का लेवल उस हिसाब से न एडजस्ट हो जाए तब तक वो खुद से ना करने लगे। तो ऑप्शन सी रिवॉर्ड से ज्यादा बेहतर आंसर है, इसलिए हम ऑप्शन सी को अब लेके चल रहे हैं। अगला है ऑप्शन है चाइल्ड्स इनेट एबिलिटीज, यानी कि बच्चे के अंदर जन्म से जो विशेषताएं होती हैं। नहीं, ये आंसर बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा कि बच्चों के लेवल के हिसाब से काम करते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से कौन सा फीचर है जो लर्निंग का नहीं है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है कि लर्निंग की वजह से बिहेवियर में चेंज आता है। हाँ, ये तो होता है, तो यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सही बात लिखी है। हमें बताना है कि क्या बात गलत है। बहुत ध्यान रखना, क्वेश्चन में कैन पूछा है कि कैन नॉट पूछा है। ठीक है, इस चीज पे ध्यान रखना। ऑप्शन बी है आपके लिए कि लर्निंग होती है जब हम चीजों को अनुभव करते हैं। ये ऑप्शन भी सही है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। तीसरा इन्होंने पूछा है कि जब हम बिहेवियर के बारे में यानी बर्ताव के बारे में पढ़ते हैं उसे लर्निंग कहते हैं। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि बच्चों आपको पढ़ाया गया था कि लर्निंग होती है चेंज इन बिहेवियर, जब आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, ना कि बिहेवियर को स्टडी करने को लर्निंग बोलते हैं। ध्यान से पढ़ना, स्टडी करने को लर्निंग नहीं बोलते हैं, चेंज आने को लर्निंग बोलते हैं। तो ये आपका आंसर यहाँ बिल्कुल सही होगा कि ये बात लर्निंग के हिसाब से गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पे दिया है कि अनलर्निंग भी एक तरह की लर्निंग है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये भी एक लर्निंग होती है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, वो होगा, अच्छा इसमें आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है
ये है कि जब हम कभी पहले जो चीज सीखी थी उसका इस्तेमाल करते हैं आगे आने वाली सीखने में सिचुएशन में, तो वो कौन सी लर्निंग होगी? नेगेटिव ट्रांसफर होगी? नहीं, नेगेटिव ट्रांसफर का मतलब होता है कि जब आप पुरानी लर्निंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। पॉजिटिव ट्रांसफर यानी कि जब पुरानी लर्निंग का आप नई लर्निंग में इस्तेमाल करते हैं, तो यानी कि सकारात्मक हस्तांतरण आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ये था आपका, एक तरीके से मैंने आपको रिवाइज करा दिया कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होना था और क्या वजह थी कि वो आंसर उसका हुआ। एलिमिनेशन मेथड भी आपको बता दिया गया, ठीक है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करना कि मैम मुझे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही है, मुझे क्लियर नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही टेस्ट जो है कंडक्ट कराते रहेंगे, जिससे हम आपको एक तरीके से रिवीजन कराएंगे और चेक करते रहेंगे आपकी प्रोग्रेस को, ताकि टाइम टू टाइम आपका जो है रिवीजन हो सके और आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो पसंद आए, सेशन पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।